अब हम रेफरी को देखते हैं जो रूल्स बनाते हुए कहता है ये कंपटीशन हल्का अलग है, आप सभी को अपने अपने ओपोनेंट को चूज करने का मौका दिया जाएगा और सामने वाला बंदा इस कंपटीशन के लिए मना नहीं कर सकता है। फिर लास्ट में इस हिसाब से विनर को डिसाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले होंग को मौका दिया जाएगा, वो अपना ओपोनेंट खुद ही चूज कर सकता है। होंग आगे बढ़ने लगता है, तब मोटा और फैंग उसे भड़काने का ट्राई करने लगते हैं, मगर वो बिल्कुल कूल बनते हुए जाकर गॉड पैराडाइज के अपर रैंक को चूज करता है। ये सुनकर रोजल कहने लगता है, क्या तेरे अंदर दम नहीं है जो तू मुझे चूज नहीं कर रहा? देख लियो, जब तेरा सामना मेरे से होगा तब तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इधर फैंग पूछता है, सभी को पता है वो बंदा हार जाएगा, फिर भी वो अपना हार क्यों नहीं मान लेता है? जिस पे जनरल बताते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता है, अगर स्कूल को उस बंदे से प्रॉफिट नहीं होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी फाइट करना पड़ेगा। अब तुम प्रॉब्लम को क्रिएट करना बंद करो। ये सभी रूल 100 सालों से चलते आ रहे हैं, अगर तुम्हें फाइट नहीं करना तो अभी तुम क्विट कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुमने अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो तुम्हें माओ स्कूल भी नहीं बचा पाएगा। जिस पे फैंग कहता है, मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इन लोगों को जान से मार दूंगा। अगर जान से नहीं मार पाऊंगा तो मैं उसकी हड्डियों को जरूर तोड़ दूंगा। और तुम सब मुझे क्या घूरे जा रहे हो? अगर तुम सब ऐसे ही देखते रहे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम सबको वीक लोगों को बुली करना अच्छा लगता है। जिस पे वो बंदा गुस्से में पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे? जिस पर फैंग आगे बढ़ते हुए पूछता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे यांग फैमिली को कोई भी नीचे नहीं ला सकता है? तुम्हें लगता है मैं वीक हूँ और वीक इंसानों को जीने का कोई भी हक नहीं है? तभी यांग फैमिली का हेड गुस्से में बोलता है, फैंग तुम अपना रैंक 9 का डिवाइन वेपन या फिर डीमन मुझको दे दो, फिर ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। तब फैंग कहता है, गवर्नमेंट ने मुझे ये सारी चीजें खुद दिया था, फिर आप रोकने वाले कौन होते हो? क्या आप मुझे जान से मार दोगे? दूसरी तरफ हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ होंग जीत जाता है उस बंदे को हराते हुए, और इधर फैंग सोच रहा था, मुझे समझ आ रहा है ये बैटल जिंदगी और मौत के बीच की फाइट है, इसी कारण से यहाँ पर रैंक 8 के यांग को मारना ही पड़ेगा। ये यांग फैमिली वाले तब तक गिव अप नहीं करने वाले हैं जब तक इन्हें बीस्ट या डिवाइन वेपन नहीं मिल जाता। अब इन लोगों को मुझे असली रूप दिखाना पड़ेगा, तभी ये सब शांत होंगे। यांग फैमिली और मैं सेम टीम में हैं, इसी कारण से ये सभी मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। मुझे एक अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा और अगर नहीं मिला तो बनाना पड़ेगा। अब फैंग रोजल के सामने ऐसा नाटक करने लगता है जैसे वो उसके ऑरा से डर रहा है, और जब ये चीज रोजल नोटिस करता है तब उसे लगता है कि ये तो मुझसे कमजोर है। फिर होना क्या था, रोजल उसे चैलेंज कर देता है लड़ाई के लिए। ये देखकर फैंग खुश हो जाता है और अरीना में जाते हुए कहता है, हम दोनों ही ह्यूमैनिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम इस बात को समझ पाओगे। जिस पे रोजल कहता है, क्या तुम्हारे टीचर ने ये नहीं बताया कि लाइफ और डेथ तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है? अगर तुम्हारा किस्मत सही रहा तो तुम जिंदा रहोगे। उसके बाद दोनों के बीच में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। रोजल और फैंग दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। इधर जनरल सोच रहे थे फैंग रोजल के अटैक को रजिस्ट नहीं कर पा रहा, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। उसके बाद रोजल फैंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है और फैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर फैंग उसके अटैक से बचते हुए अपने वाइटलिटी को हील करना शुरू कर देता है। इतने में ही रोजल उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब फैंग कहता है, अब तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कहते हुए वो जल्दी से अपने मैस्मराइज मेंटलिटी को रिलीज कर देता है। ये देखकर तो रोजल बहुत ही शॉक्ड होता है और फैंग के अटैक को काउंटर करने का ट्राई करता है। फिर रोजल अपने साइज को बड़ा करते हुए फैंग को मारने लगता है और एक फायरबॉल बनाते हुए फैंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर उसका अटैक उसे आकर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर रोजल गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे मारना शुरू कर देता है, मगर फैंग उसके हर एक अटैक को डॉज पे डॉज करे जा रहा था। फिर फैंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा ताकि तुम जीत सको। फिर फैंग बाहर जाते हुए कहता है, कमांडर आप मेंटलिटी बैरियर को ओपन कर दीजिए, अब वो इस लायक नहीं बचा कि मेरे ऊपर हमला कर पाए। बाहर आते ही सभी लोग फैंग की तारीफ करने लगते हैं। फैंग बाहर आते ही नीचे गिर जाता है। ये देखकर जीसू उसे संभालती है। तब सॉन्ग पूछता है, क्या इसका कोर सही में डैमेज हो चुका है? जिस पे वोंग कहता है, अभी तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। तभी यांग फैमिली का हेड बोलता है, फैंग मुझे डर है कि आज नहीं तो कल तुम्हारा सिचुएशन सभी के सामने आ ही जाएगा। तुम्हारे पास अभी भी 2 बार चैलेंज करने का चांस है, क्यों ना तुम यांग फैमिली को अपने ये मौके दे दो ताकि वो तुम्हारे बदले चैलेंज कर सके। जिस पर फैंग हंसते हुए कहता है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त है, वो सब संभाल लेंगे। तभी एक और यांग फैमिली का बंदा फैंग को चैलेंज कर देता है। ये देखकर फैंग समझ जाता है ये बुढ़ा नहीं मानने वाला है, मुझे इसे जान से मारना ही पड़ेगा तभी ये समझेगा। जिस बंदे ने उसे चैलेंज किया था उसका नाम मुंह था। फैंग उसे लड़ना शुरू कर देता है, मगर उसे कुछ तो गड़बड़ लग
रहा था। इधर बाकी के प्लेयर्स काफी गुस्से में थे कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। इन दोनों को तो फाइट करते हुए आधा घंटा हो चुका है। दूसरी तरफ फैंग को समझ नहीं आ रहा था आखिर मुंह करना क्या चाहता है। वो जल्दी जल्दी उसके वाइटिलिटी को कंज्यूम किए जा रहा था। मुंह का फाइट देखकर बुड्ढा बहुत खुश हो रहा था। दूसरी तरफ फैंग बहुत ज्यादा थक चुका था। तब मुंह कहता है चलो जल्दी से इस मैच को खत्म करते हैं। फैंग समझ चुका था ये बंदा उसे मारना चाहता है, मगर वो देखना चाहता है आखिर ये कितना पावरफुल है और कौन से अटैक करने वाला है। तभी मुंह एक स्पेशल टेक्निक का यूज करने लगता है जो यांग फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट और बेस्ट मूव में से एक है। इधर बुड्ढा कहने लगता है फैंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इस मूव को आराम से काउंटर कर लेगा। कमांडर अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो आ जाओ, उसे रोक दो। ये सुनकर कमांडर उस बुड्ढे पर गुस्सा करने लगते हैं, मगर उससे कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते। इधर बुड्ढा मनी मन सोच रहा था डिवाइन वेपन चाहिए किसे ही, वो तो एक कूड़ा है, मुझे तो वो रिंग चाहिए। फैंग इतना सारा सामान लेकर कैटाकॉम्ब से कैसे आ सकता है? उसके पास पक्का स्टोरेज रिंग है। एंसिस्टर के रिमेन्स भी उस रिंग के अंदर जा सकते हैं, इसीलिए मुझे कैसे भी करके उसे पाना होगा। अब इस फैंग को मारने का समय आ चुका है। इसके जैसे जीनियस को हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ फैंग मुंह से पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तब वो फैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है फैंग तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, तुम मेरे से मजाक मत करो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है इतने टाइम से मैं इंजर्ड होने का नाटक कर रहा था, मैं सबके सामने अपना स्ट्रेंथ शो नहीं करना चाहता था, मगर अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा है। तभी फैंग अपना पावरफुल अटैक का यूज करते हुए मुंह को चारों तरफ से काट देता है। ये देखकर बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है ये तुमने क्या किया फैंग? यांग फैमिली तुमसे कितने अच्छे से बिहेव करती है, तब भी तुमने उसे मार दिया। फिर फैंग कहता है कमांडर यहाँ स्टेज पर कोई मुझे जान से मारने का ट्राई कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर मारा जाता तो मैं किसी को भी सच नहीं बता पाता। रूल्स के अकॉर्डिंग तो अब मेरी बारी है किसी को चैलेंज करने की। यंग फैमिली ने मुझे बहुत बुली किया है, मैं सबको मार दूंगा जब मेरा मन करेगा। और यंग बच्चे तू स्टेज पर आ जा, नहीं तो मैं तुझे वही से जान से मार दूंगा। ये देखकर वो बच्चा डरते हुए अपने ग्रैंडपा यानी बुढ़े को उसे बचाने के लिए बोलता है। ये देखकर बुढ़ा गुस्से में कहता है तुम पहले ही मेरे एक स्टूडेंट को जान से मार चुके हो, आखिर तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं स्टार सिटी से हूँ। ये सुनकर फैंग भी गुस्से में कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम स्टार सिटी से हो इसका मतलब तुम मुझे मरवा सकते हो, क्या अब चाइना मुझे ऐसे ट्रीट करेगी? ये सुनकर बुड्ढा बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है तेरी औकात कैसे हुई मुझे बुली करने की? जिस पे फैंग कहता है ये देखो कैसे यांग फैमिली वाले मुझे मारने का ट्राई कर रहे हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर गवर्नमेंट मुझे बिलीव करवाएगी ये लोग मुझे नहीं मारेंगे तो मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं तो आप लोग देखना मैं क्या करता हूँ। जिस पे कमांडर बुड्ढे से कहते हैं तुम्हें पता है इतने टाइम से मार्शल आर्टिस्ट क्यों चले आ रहा है? क्योंकि सभी लोग यूनिटी से काम करते हैं, इसीलिए तुम्हें जो भी कहना है अभी कह दो। बुड्ढा पूछने लगता है अब तुम चाहते हो मैं इस बच्चे को एक्सप्लेनेशन दूं? हमारी फैमिली इतने टाइम से महान काम करते आ रही है, अभी हमारी सिचुएशन हल्की खराब है तो आप लोग हमें ऐसे ट्रीट करेंगे? आज हमारी फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और फैमिली के साथ हो सकता है। ये कहकर बुड्ढा फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर फैंग हेल्प मांगने लगता है खुद को बचाने के लिए। इतने में ही कोई अपने एक स्वॉर्ड से बुड्ढे को मार देता है। हर तरफ एक भयानक सा ऑरा फैल जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड होते हैं कि आखिर किसने यांग फैमिली के हेड को सिर्फ एक स्वॉर्ड से मार दिया। अब हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन थे। अब हम देख पाते हैं ओल्ड मैन अब पहले से बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और कहते हैं मैं ये चीज कितने टाइम से करना चाहता था। दूसरी तरफ यांग फैमिली का ग्रैंडसन रोना शुरू कर देता है। ये देखकर फैंग को बुरा तो लगता है, मगर उसे याद आता है कैसे ये सब मिलकर मुझे जान से मारना चाहते थे। फिर ओल्ड मैन फैंग के पास आते हुए कहते हैं यांग के हेड का एक स्वॉर्ड से मरना तो एक एक्सीडेंट था, मुझे नहीं लगा था मैं स्वॉर्ड भी चला पाऊंगा। हमने इतने सारे बैटल किए हैं वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए, और वो यांग के हेड तुम्हें जान से मारना चाहता था। आखिर इसके पास अधिकार कहां से आ गया कि वो तुम्हें मार दे? जब तक तुम किसी को बिट्रे नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई भी हाथ तक नहीं लगा पाएगा। चलो माना हमने हम वीक है, मगर हमारे पास स्वॉर्ड को उठाकर लड़ने का जज्बा है। फिर वो अनाउंस करते हुए कहते हैं आज मैंने यांग के हेड को जान से मार दिया और इसके पीछे कुछ रीजन थे और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। तभी हम देखते हैं बोलते बोलते ओल्ड मैन के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा फैल जाता है और इधर उन्हें देखकर फैंग रोते हुए कहता है मास्टर क्या आप जिंदा है? मास्टर आपको क्या हो गया? फिर फैंग रोते हुए कहने लगता है आपने मुझे बेटे की तरह ट्रीट किया है और आपने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। कमांडर सोचने लगते हैं अभी फैंग बहुत ही सैड है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर हम देखते हैं फैंग रोते हुए सोचने लगता है ओल्ड मैन कितना अच्छा नाटक कर रहा है मरने का, चलो ये एक अच्छा मौका है
है यांग फैमिली से बदला लेने का। फिर फैंग चिल्लाते हुए यांग के ग्रैंडसन से कहता है, मु आज मेरे मास्टर कैटाकॉम्ब में नहीं बल्कि यहाँ पर मारे गए और इसके पीछे तुम्हारी फैमिली का हाथ है और तुम्हें मेरे से रिवेंज चाहिए था ना, आ जाओ और मेरे से फाइट करो। मैं तुम्हें आज तो जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। मु रैंक 7 पर होने के बाद भी डर के पीछे हटने लगता है। तभी वहाँ पर मिनिस्टर आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ है। अब यांग के हेड और ओल्ड मैन दोनों मारे जा चुके हैं, इसी कारण से इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। फैंग तुम एक लीडर हो, इसीलिए तुम्हें एक्टिंग करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले फॉरबिडन प्लेस पर गया था, वहाँ से मैं रिवर्सल फ्रूट लेकर आया हूँ। अगर माऊ अपने डिवाइन वेपन को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है तो मैं तुम्हें इस फ्रूट को दे दूंगा। ये सुनकर फैंग हैरान होते हुए कहता है, इससे तो ओल्ड मैन वापस से जिंदा हो जाएंगे। वोंग सोच रहा था, क्या मास्टर्स फॉरबिडन सी से जाकर वापस आराम से लौट भी सकते हैं। इधर फैंग सोचने लगता है, ये मिनिस्टर कितना चालाक है, इसने देख लिया होगा ओल्ड मैन अभी जिंदा है, इसीलिए ये मेरा फायदा उठा रहा है। फिर फैंग को ना चाहते हुए भी उस फ्रूट को लेना पड़ता है। फिर फैंग को ना चाहते हुए भी खुशी खुशी मिनिस्टर को बाय बोलना पड़ता है। फिर वो उन्हें भेज देता है। उसके बाद देखते ही देखते फैंग और बाकी के मेंबर्स सभी को मैच में हराना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर चाय पीते हुए सोचते हैं, अब ओल्ड मैन तो मर चुका है, वो वापस से कैसे आ सकता है। तभी ओल्ड मैन उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला मैं जिंदा हूँ? मैंने तो अपने वाइटलिटी को अच्छे से कवर किया था। ये सुनकर मिनिस्टर कहते हैं, तुम्हारे आसपास वाइटलिटी को देखकर ही मैं समझ गया तुम मरे नहीं हो। फिर मिनिस्टर पूछने लगते हैं, क्या फैंग के पास और एनर्जी एसेंस बचा हुआ है? जिस पे ओल्ड मैन बताता है, अगर बचा होता तो उसने अब तक प्रिंसिपल को दे दिया होता। फैंग दिखता ही नहीं, मगर वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है, उसे पता है उसे किसकी हेल्प करनी है और किसकी नहीं। फिर दोनों की आपस में नोक झोंक होने लगती है। अब हम अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ फैंग सोचता है याओ मैच को जीत रहा है, ये तो अच्छी बात है, अब बहुत कम लोग बचे हुए हैं, जल्द ही विनर डिसाइड हो जाएगा। तभी स्टेडियम में बैठा एक बंदा पूछता है, कमांडर क्या कंपटीशन का एम अभी भी सेलेस्टियल रियल्म के अंदर घुसना है? हम वहाँ पर एंटर करने के बाद भी दोस्त रहेंगे ना? फिर यहाँ पर इतने लोगों को मारना सही है? ये सुनकर एक सोल्जर फैंग को समझाने लगता है, अब वो किसी और को जान से ना मारे, नहीं तो फाइटर बचेंगे नहीं। जिस पे फैंग कहता है, मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं है, मगर ये फॉनर्स मेरे दिमाग में चढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ मोटा जीसू से पूछता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? सिर्फ एक फ्रेंडली मैच होगा। ये सुनकर जीसू पूछती है, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? उसके बाद मोटा किसी से आर्मर उधार में ले लेता है तो किसी बंदे से स्वॉर्ड। उसके बाद वो एक सोल्जर की तरह रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। उसके बाद वो एरिना में चला जाता है अपने दुश्मन से फाइट करने के लिए और अपने दुश्मन से लड़ने लगता है। उनके फाइट को देखकर जीसू समझ जाती है वो अपने ओपोनेंट का वाइटलिटी खत्म करवा रहा है। फिर एक एक करके सभी लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में पहले राउंड के मुकाबले बहुत कम लोग मारे जा रहे थे, जिस बात से फैंग कुछ खुश दिखाई दे रहा था। फिर फैंग बाहर से आए फॉनर्स को भड़काने लगता है कि वो उससे और याओ से फाइट करे, और जब बात नहीं बनती तब वो कहता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आगे जाकर एक ग्रैंड मास्टर बनूंगा। यहाँ पर मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो इस पोस्ट को डिजर्व करता है। फैंग अपने ऐसे एरोगेंट बातों से एक बंदे को अपनी जाल में फंसा लेता है। फिर फैंग कहता है, ओए बियर्ड वाले इंसान, तुम सरेंडर मत करना मेरे सामने, नहीं तो तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। आखिर तुम रैंक 7 के होके एक रैंक 6 के बंदे से कैसे हार सकते हो? जिस पे वो बंदा शांति से कहता है, तुम जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड नहीं हो? फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई इतनी खतरनाक हो रही थी कि एरिना में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है कुछ भी दिख ही नहीं रहा होता है। जब फैंग उसके सामने कमजोर होना शुरू हो जाता है तब वो सांजिनो गेट ओपन करते हुए अपना घर बना देता है, जिसमें उसके पेरेंट्स थे। वो सब भी उस बियर्ड मैन को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वो बंदा अचानक से फैंग को मारकर उसके मुंह से खून निकाल देता है। तभी अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो बंदा सोचने लगता है, आखिर ये फैंग कहाँ पर गया? मुझे उसकी वाइटलिटी और मेंटलिटी सेंस नहीं हो रही, आखिर उसने अपने ऑरा को कैसे छुपा लिया? तभी उस बंदे के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है, मगर उस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर वो बंदा अपने मेस्मराइज मेंटलिटी का यूज करते हुए बुढ़े का स्टैचू बना लेता है। ये देखकर फैंग वहाँ पर एक्सप्लोजन कर देता है, मगर उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। तभी फैंग वापस से मेंटलिटी का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला पे हमला करते जाता है, जो देखकर सबके सब बहुत ही शॉक्ड थे। इधर वो बंदा अपनी हार मान लेता है। उसके बाद फैंग उस बंदे के वेपन को ले लेता है और शो करते हुए बताता है वो पहले ही 3 डिवाइन वेपन ले चुका है। उसके बाद हर एक मैच में कोई ना कोई सरेंडर करते जाता है, जिस कारण से फॉरबिडन सी में कौन कौन जाएगा ये डिसाइड कर लिया जाता है, और उसके अंदर फैंग का भी नाम था। उसके बाद फैंग ओल्ड मैन के साथ वापस से स्कूल जाने लगता है,
जहाँ उसे पता चलता है ओल्ड मैन रैंक 9 में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं इसमें बड़ी बात कौन सी है, ये तो हर कोई कर सकता है। उसके बाद फैंग मिनिस्टर के पास जाकर उनके कहे मुताबिक उन्हें सभी डिवाइन वेपन दे देता है और क्लब में जाकर सभी ऑफिस वर्क जल्दी जल्दी खत्म करना शुरू कर देता है। और घर आकर फैंग को पता चलता है कि युवा ने मार्शल आर्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया था और उसने अच्छे रिजल्ट से पास होकर उसके ही स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके पेरेंट्स रोते हुए कहते हैं हम इसे उस रास्ते पर भेजना तो नहीं चाहते, मगर ये चाहती है तो तुम उसे माऊ में जाने दो, ये तुम्हारी कुछ हेल्प कर दिया करेगी और तुम हमें टाइम से बता दिया करो तुम सेफ हो या फिर नहीं, हमें तुम्हारी बहुत चिंता होती है। इधर फैंग डिसाइड कर चुका होता है कि वो युवान को अच्छे से ट्रेन करेगा ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे और उसका सही से सामना करे। उसके बाद फैंग जाता है याओ की हेल्प करने और उसकी हेल्प करने लगता है ताकि वो सांजिनो गेट को ओपन कर सके। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।